बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, भारतीय संविधान में अधिकार। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल सकते हैं, उन सभी को एक ही बार में अच्छे से समझेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि कोई डाउट ना रहने दूं क्वेश्चन से संबंधित आपके दिमाग में। फिर भी अगर बच जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप हमें इजीली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले छोटे से स्टम्प अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार। पहले तो ये समझो कि आखिर अधिकार का मतलब क्या है, अधिकार का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसको लेके बहुत सारी परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं, जिसके केंद्र में होता है मनुष्य। ठीक है, अब देखो, मनुष्य के अपने विकास के लिए ये परिस्थितियां हो सकती हैं, मनुष्य के जीवन जीने के लिए ये कुछ हक हो सकते हैं। विकास के लिए परिस्थितियां इट मींस कि उसे जो है कुछ अवसर दिए जाएं, जिससे कि वो नौकरी वगैरह कर सके, अपना बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सके और अपना विकास कर सके। हक इट मींस कि उसे सुरक्षा का हक मिलना चाहिए, उसे स्वास्थ्य जीवन शैली रहने का हक मिलना चाहिए, ऐसे कुछ हक है। तो ये क्या है, ये अधिकार होते हैं। इसी संबंध में अधिकार के लिए ही यहाँ पे एक छोटा सा और टर्म यूज किया गया है, सामान्य अधिकार। तो अधिकारों के संबंध में पहले तो ये आपने ये दो परिभाषा बता दी, फिर आप बताओगे सामान्य अधिकार क्या है। तो ऐसे अधिकार जो कि साधारण कानूनों की सहायता से लागू किया जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सभी को स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ पे मुफ्त में सेवाएं दी जाएंगी। ठीक है, ये उनका एक अधिकार हो जाएगा, जिसे सामान्य कानून बना के लागू कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा डिस्पेंसरी वगैरह है जो है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो किसके तहत है, इसी के तहत है। और संसद जो है वो चाहे तो आसानी से इसमें कानून बना के कुछ इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है, इसमें इवन कोई चेंजेस भी कर सकती है। तो ये अधिकार हैं बेसिकली, और सामान्य अधिकार क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी संबंध में एक बात यहाँ पे ये उठती है कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों की इतिहास की शुरुआत कहां से हुई थी। तो देखो, यहाँ पे एक टर्म यूज होगा, अधिकारों का घोषणा पत्र। इसका मतलब क्या है, तो देखो, अधिकारों की घोषणा पत्र से सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे भारतीय संविधान में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, जो नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं, संरक्षित अधिकार जिनका संरक्षण किया गया है, उन अधिकारों की एक सूची। तो अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है, संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए संरक्षित अधिकारों की सूची, जिसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, पहला टर्म, और अधिकारों के घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, बेसिकली ये देखो, अगर वैसे तो अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछेंगे 6 मार्क्स में कि बताइए मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, या फिर ये पूछ सकता है कि इनकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और जब इनसे अलग अलग करके क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, मौलिक अधिकार की विशेषताएं लिखिए, या फिर ऐसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन को 6 मार्क्स में पूछेगा तो कैसे, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट करना है या फिर इनकी विशेषताएं लिखनी। और छोटा छोटा करके क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से। हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार की विशेषता है। तो सिंपल सी बात है, मौलिक अधिकार को क्या किया गया है, हमारे भारतीय संविधान में सूचीबद्ध किया गया, अर्थात इनको सूची में लिखा गया है और इनका संरक्षण भी किया गया है। लोगों तक पहुंचाने के लिए, इन्हें लागू करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान भी किए गए। ठीक है, तो पहला क्या है, इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा, संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनकी गारंटी, इनकी सुरक्षा भी कौन करता है, संविधान ही करता है। अर्थात सब कुछ मौलिक अधिकार के संबंध में संविधान में ही है। ठीक है, संविधान यह तय करता है कि सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ठीक है, अर्थात संविधान ये देखता है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन। साथ ही साथ यदि ऐसा होता है, कानून गलती से बना भी दिया जाता है या कोई गलती की वजह से विरोध होता है सरकार का, या मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सिंपल सी बात है,
नागरिक जो है इस संबंध में न्यायपालिका जा सकते हैं और न्यायपालिका गवर्नमेंट के खिलाफ सख्त एक्शन भी लेती है। ठीक है, ये 5वां हो गया। उसके बाद इनमें यदि थोड़ा बहुत भी चेंजेस करने हैं, थोड़े बहुत भी बदलाव करने हैं, तो इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अब ये संशोधन दो तरह का होता है, एक तो होता है साधारण बहुमत के आधार पे और एक होता है विशेष बहुमत के आधार पे। इस कॉन्सेप्ट को आप चैप्टर नंबर 3 में बड़े अच्छे से समझोगे। ठीक है, अभी बस इतना ही समझ लो, साधारण जो होता है वो 1/3 बहुमत के आधार पे होता है, विशेष जो है वो 2/3 बहुमत प्लस राज्य की जो विधानसभा है उसके संबंध में होता है। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। तो संशोधन जो है कौन कर सकती है, संसद कर सकते हैं यदि कुछ इसमें चेंजेस करने हो तो। मौलिक अधिकार जो हो गए, साथ ही साथ अन्य जो अधिकार हैं, इनकी रक्षा के लिए भारत में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएनओ ने अपना खुद का एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया हुआ है, वैसे ही भारत ने भी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, अन्य अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है, संविधान में सूचीबद्ध है, संविधान में विशेष प्रावधान करते हैं, इनकी गारंटी संविधान लेता है, सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे इनका उल्लंघन हो, न्यायपालिका के पास आप जा सकते हो यदि उल्लंघन होता है। इसमें संशोधन करने के लिए मतलब इन्हें बदलने के लिए, चेंजेस करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इनकी रक्षा के लिए भारत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया है। अब दूसरा टर्म क्या था हमारा, दूसरा टर्म था बेसिकली राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये क्या है भाई, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये ऐसे नियम हैं, जो ऐसे अधिकार हैं जो कि मौलिक अधिकारों के अलावा नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे नियम, ऐसे अधिकार जो मौलिक अधिकारों के अलावा नागरिकों के विकास के लिए उन्हें दिए गए। यहाँ पे क्या करती है कि जो संविधान है वो ये कुछ निर्देश देती है सरकार को कि आप नागरिकों से ऐसा करवाओ, उन्हें पालन करने के लिए कहो। ठीक है, अब यदि इन निर्देशों का कोई पालन नहीं करता है, कोई विरोध करता है या सरकार के द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि ये न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं होते हैं। बस आप क्या कर सकते हो कि सरकार से ये गुहार लगा सकते हो, उनसे आग्रह कर सकते हो कि आपको संविधान ने जो निर्देश दिए हैं कि नागरिकों पर लागू करो, तो मेरा आग्रह है कि आप इन्हें लागू कीजिए। और एक लोकतांत्रिक सरकार में नागरिक की बात को सुनना सरकार का दायित्व है। तो इसीलिए ये कहा गया है, सरकार का ये दायित्व है कि जहां तक हो सके इन्हें लागू करे, जो भी ये नीति नीति सिद्धांत हैं। ठीक है, तो क्या है, मौलिक अधिकारों के अलावा नागरिकों दिए गए अन्य नियम हैं, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है, सरकार को ये दिए जाते हैं नीति निर्देशक तत्व। सरकार से आग्रह आप कर सकते हो, उनसे दबाव नहीं डाला जा सकता है और सरकार का दायित्व होता है जहां तक हो सके इनको लागू करें। ठीक है, अब देखो इनके संबंध में ना 3 प्रमुख बातें यहाँ पे निकल के आई। कौन कौन सी, पहली बात तो ये कि नीति निर्देशक तत्व ये वे लक्ष्य हैं, वे उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में सभी नागरिकों को स्वीकार करने चाहिए। ये वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियां हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, ये जो 3 पॉइंट आपने यहाँ समझे हैं, बस इन्हीं का छोटा सा पहलू यहाँ पे हमने ये समझ लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अभी तक वर्तमान में लागू किए जा चुके हैं। कौन कौन से भाई, देखो आपको पता होगा कि जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, एक जमींदारी व्यवस्था अपनाई हुई थी। तो इस जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, कई फैक्ट्री अधिनियम लाए गए जिससे कि महिला, बच्चे, पुरुष इनकी जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई, कुटीर और लघु उद्योगों के को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार देना, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, रोजगार गारंटी योजना चलाना, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था करना, ये सभी क्या है, ये कुछ निर्देशक तत्व हैं जो कि राज्य को दिए गए थे और उसने इस संबंध में इनको लागू करने के लिए अहम फैसले भी उठाए। ठीक है, तो एक जो हमारा बड़ा क्वेश्चन था, कौन सा, कि मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो हमने देखा मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, फिर इसी संबंध में दूसरा टर्म हमने देख लिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्या विशेषताएं हैं, और इन्हीं विशेषताओं को आप अंतर में लिख दोगे, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे संविधान में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। अब वो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे कौन कौन से हैं, इसे समझिए। देखिए, तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट से आप याद रखना
कि 1976 में जब भारत में जो संविधान है इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ, तब जाके भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये जोड़े गए थे, ठीक है। और इन मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के काम में रखा गया था, जिसके अंतर्गत टोटल 10 मौलिक कर्तव्य नागरिकों को दिए गए। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो सबसे पहला ये था कि सभी नागरिकों को संविधान का पालन करना होगा, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। अर्थात आपको संविधान के सभी नियमों का पालन करना है, राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगे का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, इसकी अवहेलना नहीं करनी। दूसरा ये कहा गया, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, अर्थात जो भी आंदोलन जब हमारा भारत आजाद हो रहा था उस समय जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं उस संबंध में जो इंसिडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनकी करुणा, उनकी भावना, उन सभी को आपको हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। साथ ही साथ देखो, पहला तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो जाएगा कि भारत की संप्रभुता अर्थात भाईचारा, एकता यानी कि आपस में एकता की भावना को बनाए रखना और अखंडता अर्थात देश को ना टूटने देना, इस स्थिति को बनाए रखना। चौथा, पर्यावरण को और ज्यादा संरक्षित करना है, हमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना। पांचवा है कि भारतीय जो संस्कृति है इसको एक गौरवशाली परंपरा इसको हम एक गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको बनाए रखें। अर्थात भारत की जो संस्कृति है विभिन्न धर्मों की, उसे आप अपने संजो, उसको अधिक ज्यादा महत्व दो और उसको बनाए रखो ताकि ये आगे भी विकसित होती रहे। उसके बाद छठा ये है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करना। अर्थात हमें अपना जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक तरीके का रखना है, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हमें प्राप्त करना है। यदि कोई सुधार की जरूरत पड़ती है तो हमें ऐसे सुधार भी करने हैं। साथ ही साथ सातवां है कि राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना। सभी नागरिकों को जब भी जरूरत पड़े राष्ट्र के लिए तो हमेशा उसकी रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आठवां है, नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करता, अर्थात जो नागरिक हैं उनके लिए आपस में भाईचारे का निर्माण करना भी बहुत जरूरी है। और नौवां है कि सार्वजनिक संपत्ति, जो भी इंडियन गवर्नमेंट की जो संपत्ति है, गवर्नमेंट संपत्ति है, उसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए रखो, हिंसा से दूर रहो, लड़ाई दंगे मत करो, इस तरीके से। और सबसे आखिरी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक विरोधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास, अर्थात सभी नागरिकों को अपने व्यक्तिगत प्रयासों को और विकसित करने के लिए, देशों को और ज्यादा विकास करने के क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये कुछ नागरिकों के यहाँ पे आपने मौलिक कर्तव्य देखे हैं, टोटल यहाँ पे 10 आपको समझा दिए कौन कौन से। तो ये क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में भी, 4 या 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से। तो ये पॉइंट लिखोगे आप इसकी भूमिका में, बाकी सारे पॉइंट आप इसके पॉइंट में। अभी आपको ये टर्म यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट कोई क्वेश्चन हो तो ये इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ पे मैसेज कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। अब यहाँ पे एक अहम पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। और सबसे आखिरी है छठा संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32। अब देखो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने 30 के बाद सीधा 32 बता दिया, 31 कहाँ गया है? ठीक है, 31वां अनुच्छेद कहाँ गया? तो देखो टोटल पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो छठा मौलिक अधिकार था, मतलब हाँ छठा था बेसिकली संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। उसे अब क्या बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो इस 31 अनुच्छेद को ले गए हैं वो कानूनी अधिकार में, इसीलिए अब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सीधा 30 के बाद में 32 आ गया। अब एक एक करके इन अधिकारों के संबंध में जो क्वेश्चन बनेंगे अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो अधिकार है समानता का अधिकार, इसे समझेंगे। तो समानता क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो है समानता का अर्थ पता होना चाहिए। समानता का मतलब क्या है? तो समानता का मतलब सिंपल सा ये है कि भेदभाव नहीं होगा। एक वर्ड में कहें तो कोई भी भेदभाव नहीं होगा।
अब किस तरीके का किस आधार पे, तो देखो चाहे किसी भी सरकारी संस्था हो, ठीक है, या फिर कोई स्कूल हो, कोई नौकरी हो, कोई अवसर हो यहाँ पे, तो इस संबंध में सरकार जो है वो किसी के साथ में भी किसी धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर आय, आय यानी कि अमीरी गरीबी, इस आधार पे सरकारी संस्था, स्कूल, नौकरी, अवसर, इनमें किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा। यदि आप उस नौकरी के, उस अवसर के लिए आप योग्यता रखते हो तो आप उसमें जा सकते हो। अर्थात क्या है कि किसी भी तरीके का, आप किसी भी धर्म से हो, कोई भी आपका वंश हो, जाति हो, किसी भी आप चाहे स्त्री पुरुष, किसी भी वर्ण जाति के हो, चाहे आप अमीर गरीब हो, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब संविधान में जो वर्णित अधिकार है उसमें टोटल कितने हैं, 14 से 18 अनुच्छेद समानता के अधिकार के। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 14 के तहत भारत जो है, इसमें यह कहा गया कि भारत के सभी नागरिकों को यदि उन्हें कानूनी सुरक्षा प्राप्त करनी है, जैसे मान लेते कोई उन्हें धमकी देता है, कोई मारने के लिए उन्हें लेटर भेजता है, तो ऐसे में वो कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कानूनी समता, अर्थात ऐसा नहीं है कि जो गरीब है, ठीक है, उसके ऊपर किसी अमीर ने अत्याचार किया है, ठीक है, वो इसका शोषण कर रहे हैं, तो कानून सिर्फ इस अमीर की साइड लेगा नहीं। कानून जो है वो उस चीज को देखता है कि आखिर यहाँ पे सही क्या है, उसे इस अमीरी गरीबी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा, सभी नागरिक जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान होंगे, और यदि उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15 यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी लोग या कोई भी संस्था यदि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करती है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी को देखते हुए सरकार ने कहा कि हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होने देंगे, और यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। उसके बाद अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक नियुक्ति में अवसर की समानता, अर्थात कोई भेदभाव नहीं। मतलब क्या है, सार्वजनिक नियुक्ति, इट मींस मान लेते हैं कि आपको यदि चुनाव लड़ना है, ठीक है, मान लेते हैं आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, मान लेते हैं आपको डीएसएसबी की तैयारी करनी है, मान लेते हैं आपको आईएएस की तैयारी करनी है, आईपीएस की तैयारी करनी है, आपको इसका एग्जाम देना है, तो ये जो सार्वजनिक नियुक्तियां होती हैं, जो अवसर होते हैं, इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं अवसर की समानता। अब ये अवसर की समानता क्या है आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इस सरकार के द्वारा ये जो भेदभाव हो रहा था जाति के आधार पर, ऊंची और निचली जाति के आधार पे, तो इसको देखते हुए भारत ने अनुच्छेद 17 में क्या किया, जो छुआछूत की प्रथा थी, अस्पृश्यता, इसका अंत कर दिया, इसकी समाप्ति की, और यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। तो अभी ये आरक्षण क्या है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, और पहला अवसर की समानता, इसे अभी हम समझेंगे। और यहाँ पे आया 18वां अनुच्छेद, तो ये जो समानता का अधिकार है, इसमें यह कहा गया कि जितनी भी उपाधियां होती हैं, चाहे वो डॉक्टरी के आधार पे हो, मतलब सिंपल सा है कि सैनिक उपाधि और शैक्षणिक उपाधि, सैनिक में क्या आ जाएगा, कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, इस तरीके से शैक्षणिक उपाधियां, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, इस तरीके से। तो ऐसे में सैनिक आधार पे और शैक्षिक आधार पे आप उपाधियां दे सकते हो किसी भी व्यक्ति को, लेकिन अन्य उपाधियों पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 18 कहता है, और ये भी कहता है कि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति जो है वो आउट ऑफ इंडिया जाता है, ठीक है, वहां पे पद जीतता है, तो उसे उस देश का सम्मान ग्रहण करने से पहले इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे अनुमति लेनी पड़े, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि यदि आप दूसरे देश में जाके सम्मान प्राप्त करते हो, कोई राष्ट्रीय सम्मान, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंडिया से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। तो समानता का अर्थ क्या है, अनुच्छेद 14 क्या है, 15, 16, 17, 18, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है, लेकिन इसी को मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आपको समझा दूं, ठीक है। चलिए, अब हमने जो अपने दो टर्म छोड़ दिए, कौन कौन से, अवसर की समानता और एक दूसरा था हमारा आरक्षण शब्द, ये वाला। तो सबसे पहले समझते हैं अवसर की समानता। तो देखो,
समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, अर्थात धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान इस आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, सिंपल सी बात है जो मैंने आपको अभी बताई दिया है। सरकार जो है वो क्या कर सकती है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एवं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं इनके बेहतर के लिए क्या कर सकती है, इनके लिए योजनाएं बना सकती है, निर्णय लेके आ सकती है उन्हें और उन्हें लागू कर सकती है। तो सिंपल सी बात है भाई, अवसर की समानता का मतलब क्या है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान किसी भी आधार पे यदि समाज में कोई अवसर निकलता है, कोई पोस्ट निकलती है, कोई तो कोई भेदभाव ना हो और जो उस पोस्ट के योग्य है वो उसमें जाके अपना सिलेक्शन करवा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आरक्षण शब्द आ गया। आरक्षण का मतलब क्या है, तो आरक्षण शब्द में आप कहोगे कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति, अब ये क्या होती हैं, तो देखो भारत में जो हमारी 135 करोड़ की आबादी है इसका तकरीबन 1 से 2% हिस्सा अभी भी ऐसा है जो कि मुख्य समाज से छूटा हुआ है, यानी कि जिसका विकास नहीं हुआ है, जिनकी जनसंख्या भी बिल्कुल कम है, तो उन्हें हम कह देते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति और आदिवासी। तो ये जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए शैक्षिक संस्थान, सरकारी नौकरियां, इनमें छूट दी गई है सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ कि छूट देने से क्या होगा इनके लिए कि ये बाकी के जो समाज के वर्ग है उनके साथ में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और अपने आप को उनके बराबर ला सकेंगे। तो अवसर की समानता क्या है, समान अवसर मिलेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। आरक्षण क्या है कि शैक्षिक संस्थान हो गए, सरकार की नौकरी हो गई, इनमें कुछ आरक्षण दे दिया गया है जिससे ये अपना विकास कर सके। तो ये बेसिकली क्वेश्चन किस संबंध में था, भारतीय संविधान में वर्णित समानता का अधिकार। ठीक है, अब समझिए इसका सेकंड क्वेश्चन जो कि है भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार। अब इस स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कई क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, छोटे छोटे भी और बड़े बड़े भी। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बना देंगे कि स्वतंत्रता का बेसिकली मतलब क्या है, और इसी को अगर अलग से पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसका मतलब क्या है। ठीक, अब थोड़ा और इसको बढ़ा के पूछेगा तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, इस स्वतंत्रता का जो अधिकार है इससे आप क्या समझते हो, किसी आरोपी या फिर अभियुक्त के अधिकार का वर्णन कीजिए, निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हो, ये सभी पॉइंट। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ये जो 3 क्वेश्चन है ये तीनों ही क्वेश्चन किसके अंतर्गत आएंगे, इस पॉइंट के अंतर्गत आएंगे। और ये जो अलग है अभियुक्त के अधिकार का वर्णन, निवारक नजरबंदी, आप चाहो तो इस क्वेश्चन में लिख सकते हो लेकिन वैसे तो ये अलग से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक ही अधिकार से, एक ही क्वेश्चन से किस तरीके से इसमें छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके समझेंगे। कैसे समझेंगे भाई, देखो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखो स्वतंत्रता के अर्थ में हमारा जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, अभी समानता का अधिकार कितने से था, अनुच्छेद 14 से 18, तो उसी तरह से जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 है। तो इसको समझिए क्या है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अर्थ बताया गया है। क्या अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को भाषण देने का एवं बोलने का अधिकार है, वो अपना संघ बना सकता है, अपनी सभाएं कर सकता है, भारत के किसी भी भाग में घूम सकता है, वहां पे बस सकता है और वहां पे किसी भी तरह का अपना व्यवसाय भी खोल सकता है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अर्थ की परिभाषा। अब ये तो चलो हो गई एक संवैधानिक परिभाषा, लेकिन इसके एक सटीक परिभाषा क्या है जो हमें समझ में आनी चाहिए। तो सटीक परिभाषा ये है कि जो अधिकार, जो स्वतंत्रता हमें दी गई है उसे हमें इस तरीके से उपयोग करना चाहिए, इस तरीके से हमें उसका अनुसरण करना चाहिए जिससे कि अन्य व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे और हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उसको ठेस ना पहुंचे। मान लेते हैं कि आपको भाषण और अभिव्यक्ति की अधिकार दिया गया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को जाके गाली दे सकते हो, उसे अपशब्द कहो। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि कानूनी व्यवस्था को जाके कुछ उल्टा सीधा कहो और उसके बाद में कुछ गलत पोस्ट करो या कुछ बोलो। तो इस संबंध में ये एक सटीक परिभाषा है कि जो अधिकार आपको मिली है स्वतंत्रता का उसे आपको ऐसे पालन करना है कि दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचे। ठीक है, अब इस संबंध में भाषण और अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, तो देखो ये एक तो पूछ लेगा कि इसका अर्थ क्या है, तो आप ये दोनों पॉइंट लिख दोगे, लेकिन जब पूछेगा भाषण और अभिव्यक्ति का तो आप ऐसे लिखोगे कि किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, अर्थात
सभी नागरिक जो है वो एक शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के अपनी कोई भी सभा बुला सकते हैं, अपना कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। इस आपकी ये जो स्वतंत्रता है, इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। कब? यदि आप ये जो सभा है, जो सम्मेलन है, वो कानूनी व्यवस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, देश में शांति के लिए खतरा बनने के लिए और भारत की नैतिकता के खिलाफ बात करते हो, हथियारों के साथ में एक अपनी सभा करते हो, तो ऐसे में आपकी ये जो स्वतंत्रता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अर्थ के संबंध में ये दोनों पॉइंट और भाषण और अभिव्यक्ति के संबंध में ये दोनों पॉइंट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए समझिए क्या है मतलब। देखो, ये जो अधिकार है वो दिया गया है हमारे अनुच्छेद 20 में। क्या कहा गया है इसमें? कि किसी भी अपराध में अभियुक्त यानी कि जो अपराधी है और जो दंडित व्यक्ति है उसे संरक्षण देना। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है? कि किसी ने यदि अपराध कर दिया, उसे जेल ले जाया गया, तो उसे संरक्षण दिया जाए। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसा संरक्षण। सबसे पहला तो ये कि किसी व्यक्ति को आप बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। यदि आपको किसी को गिरफ्तार करना है तो पहले आपको उसे वारंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, जो व्यक्ति है, चलो मान लेते हैं आपने कारण भी बता दिया, उसे गिरफ्तार कर लिया, तो उसे अपने बचाव का अधिकार मिलना चाहिए अपने मनपसंद वकील के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो आपको उसे जज के सामने यानी कि न्यायालय के सामने पेश करना पड़ता है। तो इसीलिए इसे एक वकील दिया जाता है जिससे के अनुसार ये अपना बचाव कर सकता है। ये एक नियम है कि पुलिस के द्वारा जो भी अपराधी को उन्होंने गिरफ्तार किया है, उसे ठीक 24 घंटे के अंदर किसी भी अपने आसपास के जिला मजिस्ट्रेट या फिर जिला न्यायालय में जाके उसे पेश करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यायालय है वो क्या करती है? वो ये तय करेगी कि कोई भी व्यक्ति अपराधी है या नहीं है। तो इस संबंध में न्यायालय ने अनुच्छेद 21, जिसे हम जीवन जीने का अधिकार कहते हैं, इसे बहुत ज्यादा अहम माना है। किसी भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत नागरिक को अपने इस जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। केवल एक स्थिति है जो कि काफी फनी है कि तभी वंचित किया जा सकता है जब इसे जज के द्वारा फांसी की सजा सुना दी जाए। ठीक है ना, आप समझे ना मैं क्या कह रहा हूं? कि अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, इसे तभी खत्म कर सकते हो जब किसी व्यक्ति ने अपराध बड़ा किया है और उसे फांसी की सजा दी गई। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब क्या है? अब इसी संबंध में एक छोटा सा टर्म यहाँ पे और आ जाता है, आरोपी या फिर अभियुक्त। तो अभी तो हमने क्या देखा बेसिकली, अनुच्छेद 20 के संबंध में ये सारी चीजों को हमने समझा है और 21 को। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है वो आरोपी है, उसके क्या यहाँ पे अधिकार है? तो अधिकार बहुत सारे हैं। अनुच्छेद 22, किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत में सुरक्षा। अर्थात ये क्या है? ये एक विशेष मामले की बात करती है। ठीक है, कैसे विशेष मामले? मान लेते किसी ने 100 करोड़ का घोटाला किया है किसी बैंक के साथ, किसी न्यूज चैनल का यहाँ पे दिवालिया निकल चुका है। ठीक है, आपने सरकार के सिस्टम को हैक कर लिया है। तो ये क्या है? ये एक ऐसे विशेष मामले जिनमें यदि नागरिकों की या लोगों की, नागरिक तो हो ही नहीं सकते, वो जो ऐसा काम करेंगे वो तो अपराधी हो गए, तो उन्हें गिरफ्तार एवं हिरासत में लिया जाता है। ठीक है, इस संबंध में ये कहा गया है कि जब तक न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को अपराधी दोषी नहीं करार दिया जाए, तब तक कोई भी उसे दोषी नहीं कह सकता। अब इस संबंध में जो हमारा न्यायालय, जो कोर्ट है, उसने 3 अधिकार की व्यवस्था की है। कौन कौन से 3 अधिकार? पहला तो ये कहा है कि किसी भी अपराधी को एक बार जो उसने अपराध किया है उसे एक बार से ज्यादा सजा नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि आपने मान लेते हैं कि बैंक रॉबरी की है, ठीक है, तो आपको उसके लिए 2 साल की सजा दे दी गई। ठीक है, फिर से जज का मन कर रहा है कि हो सकता है ये बाहर जाके फिर से चोरी कर रहा है, चलो फिर से 2 साल की और सजा दे देते। ऐसा नहीं हो सकता है। आपने जो अपराध किया उसके लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। दूसरा, कोई भी कानून पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। मान लेते हैं बैंक रॉबरी की आपने 2020 में, ठीक है, उस समय कानून था बैंक रॉबरी यानी कि बैंक चोरी के लिए कि आपको 2 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में हम 2000 की यदि 22 की बात करें, आपका केस चलता जा रहा 2 साल हो गए, तो अब यहाँ पे जो इसका चोरी के लिए जो सजा थी बैंक चोरी के लिए, वो मात्र है 6 महीने की और 10 लाख जुर्माने की।
ठीक है। तो अब जो है, जो आपका मुकदमा ये जो 2020 में चालू हुआ था, जब 2 साल आपकी सजा होनी चाहिए थी उस समय के कानून के अनुसार, लेकिन आपका मुकदमा 2022 में आ चुका है, तब उस कानून के हिसाब से क्या सजा है, 6 महीने और 10 लाख। तो उस समय जो आपका न्याय लिया जाएगा वो वर्तमान के कानून से होगा, ये बताया गया। ठीक है। और तीसरा क्या है, किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक तो हो ही नहीं सकता, क्यों गलत कह रहा है भाई, अपराधी, किसी भी अपराधी को उसके विरुद्ध, यानी कि ऐसा नहीं कह सकता कि तूने जुर्म किया है, तूने जुर्म किया है, तुझे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके स्वयं के विरुद्ध कहने के लिए, अपराध स्वीकार करने के लिए उसे उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपने अभी पॉइंट देखे ना अनुच्छेद 22 के संबंध में, और ये जो अनुच्छेद 21 के संबंध में जितने पॉइंट हैं 20 के संबंध में, ये सभी एक ही पॉइंट है, क्या, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगर ये पूछेगा तो भी आपको ये दोनों पेज के पॉइंट लिखने हैं, यदि आरोपी और अभियुक्त के अधिकार पूछेगा तो भी आपको ये दोनों पेज के पॉइंट लिखने हैं। ठीक है। अब इसी संबंध में जब नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो एक छोटा सा टर्म यहाँ पे ये आ जाता है, निवारक नजरबंदी। जैसा कि आपको पता होगा, नजरबंदी यानी कि नजरों के सामने रखते होंगे, बिल्कुल ठीक है। का अर्थ ये होता है कि यदि सरकार को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति देश या कानून की व्यवस्था, आपने मूवीज में देखा होगा जो स्लीपर सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं, वो स्लीपर सेल्स वो क्या करते हैं, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे ग्रुप में पूरे देश में फैल जाते हैं और वहां पे एंटी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में सरकार को यदि किसी व्यक्ति पे शक होता है कि वो देश के कानूनी व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे बंदी बना सकती है। और इस निवारक नजरबंदी में वारंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। साधारण किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कारण देना पड़ता है, वारंट देना पड़ता है। लेकिन निवारक नजरबंदी में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ शक के आधार पर ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। अब जो नॉर्मल हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो ठीक 24 घंटे में हम क्या करते हैं, उसे किसी कोर्ट के सामने उसे पेश करते हैं। लेकिन ये जो निवारक नजरबंदी होती है, इसमें आप किसी भी व्यक्ति को 3 महीने के लिए आप एक समीक्षा केंद्र में रख सकते हो, उसे जेल में रख सकते हो, फिर आप उसे किसी न्यायालय या फिर सलाहकार बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। निवारक नजरबंदी ऐसे लोग जो देश के लिए, देश का विरोध करते हैं, देश की शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, इन सभी लोगों से निपटने के लिए सरकार का एक सबसे ताकतवर हथियार है निवारक नजरबंदी। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस संबंध में जो हमारा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए। आई होप समझ गए होंगे। तो पहला हमने क्या समझा है, यहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। फिर हमने यहाँ पे समझा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। बेसिकली ये जो है वो दोनों ही पेज आप दोनों ही पॉइंट में लिख दोगे, ठीक है ना, कोई इधर उधर से करने की आपको जरूरत नहीं है। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार लिखोगे तो जो पिछला पेज है उसके पॉइंट भी लिख दोगे, ये वाले जो है, ठीक है। और जब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करोगे तो आप जो अगले पॉइंट है उसे भी लिख दोगे, सिंपल सा, ठीक है। और निवारक नजरबंदी क्या है, छोटा सा पॉइंट ये लिख दोगे। अभी तक कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप सिंपल सा ऐसे जाके फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक अभी तक हमारा जो है वो 70 से 80% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए। अब ये क्या है भाई, तो देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 2 अनुच्छेद में 23 और 24। तो 23 कहता है मानव व्यापार, यानी कि मानव की तस्करी अर्थात मानव को चाहे स्त्री या पुरुष हो इस आधार पे खरीदना और बेचना, इस पर रोक लगाना। बल प्रयोग द्वारा बेगारी बंधुआ मजदूरी, इसको रोक लगाना, अर्थात नागरिकों लोगों को आप खरीद या बेच नहीं सकते हो, अपने बल का उपयोग करके आप लोगों से बेगारी नहीं करवा सकते हो, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भारत आजाद हुआ था तब भारत में कई जगह पर दास्ता बेगार की जो प्रथा है वो चलती थी। जमींदार क्या करते थे, किसानों से जबरदस्ती काम करवाते थे, उन्हें मजदूरी नहीं देते थे, स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा व बेचा जाता था, दास व्यापार होता था। तो इसीलिए भारत ने जो अपना संविधान बनाया तो मानव व्यापार पर रोक लगा दी, बल प्रयोग द्वारा बेगारी और बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया। इस संबंध में इन्होंने संवैधानिक प्रबंध क्या किया, बंधुआ मजदूरी खत्म अधिनियम बना दिया, मानव व्यापार को एक अपराध घोषित कर दिया और कहा कि यदि ऐसा करते हो तो आपको जो है दंड किया जाएगा।
फिर अनुच्छेद 24 आया इस शोषण विरुद्ध के अधिकार के संबंध में कि खदान, कारखानों एवं खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही। अब इस संबंध में एक अधिनियम था बाल श्रम अवैध। तो बेसिकली ये क्या था, ये था कि संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी कारखाने में, जैसा कि यहाँ पे खदान में या फिर खतरनाक काम के उद्योग में नहीं लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पटाखा उद्योग है, इसमें आप नहीं लगा सकते हो। पहली बात तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम ही नहीं करवा सकते हो। अगर काम करवाना भी है तो आप ऐसे किसी कारखाने, खदान या फिर खतरनाक उद्योग में काम नहीं करवा सकते। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन। होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसका मतलब क्या है, तो सिंपल सा मतलब है संविधान में लोगों को जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है इसका। तो भारत जो है, हमें पता है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष वाला राज्य है। अर्थात भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं है। अर्थात भारत का कोई राष्ट्रीय, नेशनल रिलीजन, राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ना ही तो सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष लेती है। तो इस संबंध में अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 ये कहता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका अर्थ ये है कि सभी नागरिकों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। वो किसी भी धर्म को चाहे तो पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ लोगों को धार्मिक परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। अर्थात अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि सभी नागरिक अपना कोई धर्म मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि अपने धर्म को और ज्यादा विकसित करने के लिए चाहे तो व्यक्ति जो है वो अपने लिए अपना संस्थान भी विकसित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो संस्थान रहेंगे और किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी धार्मिक संस्थान में सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा और किसी भी नागरिक को उसकी देखरेख के लिए धन देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सरकार के संबंध में जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी नौकरियों में अवसर हैं, कॉलेजेस है, स्कूल है, इन सभी में धार्मिक किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कौन कौन सा है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि सभी नागरिक अपने धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। 26 कहता है कि नागरिक अपने धर्म के लिए अपनी संस्था बना सकते हैं। 27 कहता है कि अपना वो धर्म प्रचार कर सकते हैं और धार्मिक संप्रदाय की देखरेख भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए धन देने के लिए ना तो आप सरकार से कह सकते हो, ना ही सरकार देगी, और नागरिकों को भी मजबूर नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा किसी भी संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे स्कूल या कॉलेज कुछ भी हो या एनजीओ। अब इसी धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और दिया जाएगा कि आस्था और जो हमारी प्रार्थना, यानी कि हमारी आस्था किसके संबंध में, प्रार्थना जो करते हैं, इस संबंध में एक सरकार और जो धार्मिक समुदाय होते हैं इनके बीच में हमेशा से ही मतभेद देखे गए हैं। इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली देखो सिंपल सा हमारे सामने क्या यहाँ पे संबंध है कि सभी नागरिक जो भारत के, उन्हें अपना धर्म मानने का, उनका पालन करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे जो नागरिक है वो नागरिकों के द्वारा यदि लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के उल्लंघन के आधार पर इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अर्थात आप किसी भी धर्म को गलत नहीं बोल सकते हो। आपका धर्म अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, आप किसी भी दूसरे धर्म का नाम लेके उसे गलत नहीं कह सकते हो। जो धर्म के नैतिकता मूल्य हैं, लोगों के नैतिक मूल्य हैं संस्कृति के संबंध में, यदि आप उसका उल्लंघन करते हो तो आपकी इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस संबंध में संविधान का कहना यह है कि सरकार जो है वो समाज में कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां फैली हुई होती हैं जिनको सिर्फ सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार जो है वो धर्म में कुछ परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि जब भारत में सती प्रथा फैली हुई थी और जो विधवा विवाह था इसे नहीं स्वीकार किया जाता था, तो ऐसे में सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगा दी और विधवा जो पुनर्विवाह हो इसकी मंजूरी दी और जो मानव की बलि दी जाती थी बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े यज्ञों में, उसको भी खत्म किया। तो इसकी वजह से ये जो धर्म में हस्तक्षेप किया है सरकार ने, इसकी वजह से जो उस धर्म के समुदाय के लोग थे, सती प्रथा हिंदू धर्म में थी, तो हिंदू धर्म के समुदाय के लोग ये सभी सरकार से काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि नाराज हुए, तो इसके बीच में तनाव की स्थिति बन गई थी।
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है धर्मांतरण। संविधान इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाए। हाँ, संविधान ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी मनपसंद के अनुसार दूसरे धर्म में परिवर्तन करवाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे धर्मांतरण की आजादी है। लेकिन संविधान बिल्कुल भी ये नहीं कहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती उसका धर्मांतरण करवा दिया जाए। लेकिन इस धर्मांतरण के संबंध में आलोचकों का कहना है कि संविधान में ये जो धर्मांतरण शब्द दिया गया है, ये नागरिकों को एक भय और लालच का आधार देता है। यानी कि नागरिक भय के आधार पे, लालच के आधार पे धर्मांतरण करवाते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये लिखोगे आप। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में, कि जो सरकार है और धार्मिक समुदाय है इनके बीच में मतभेद होते रहते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से इन पॉइंट के माध्यम से लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, छोटा सा है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसके बाद एक और आएगा हमारा 6 मार्क्स का बहुत बड़ा प्रश्न, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको समझिए। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है वो बहुत बड़ी विविधता वाला एक देश है, जिसमें बहुत सारी धर्म, जाति, संस्कृति आदि भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सिंपल सी बात है, ये अधिकार किस संबंध में? अल्पसंख्यकों के संबंध में। अब समझिए पहले अल्पसंख्यक होते क्या है। तो मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया में टोटल 3 प्रकार के लोग रहते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो एक डायग्राम बनाता हूं, ये है ए प्रकार के लोग, ठीक है, ऐसे नहीं, ये है ए प्रकार के लोग, एक सेकेंड, हाँ, ये है बी प्रकार के लोग, ए ये है, ये बी है और ये सी है। ए की संख्या है 75, बी की संख्या है 23, सी की संख्या है 2। तो ये जो सी वाले व्यक्ति हैं ये होते अल्पसंख्यक, जो कि पूरे देश में जिनकी आबादी बहुत कम होती है और ये काफी ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में संविधान में ये संशोधन के ये अधिकार दिया गया है कि ये अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति एवं शिक्षा को बढ़ाए रखने के लिए बनाए रखने का अधिकार दिया जाता है, जिसमें अनुच्छेद 30 जो है वो ये कहता है कि भारत के किसी भी राज्य में नागरिक को अपना विशेष धर्म, भाषा, लिपि या अपना अन्य संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि भाषा के आधार पे एवं धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने लिए शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उनके प्रशासन चलाने के लिए अधिकार दिया गया है। सिंपल सी बात है भाई। अनुच्छेद 19 क्या है? वो ये कहता है कि सभी व्यक्ति जो है, सभी नागरिक अपने अनुसार अपना जो धर्म है, अपनी जो भाषा, अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति, उसको बनाए रख सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस संबंध में चाहें तो वो अपने लिए धार्मिक जो शिक्षक संस्थान है वो खोल सकते हैं, धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप सरकार से अनुदान की उम्मीद मत रखना, क्योंकि सरकार कभी भी इस संबंध में कोई पैसा नहीं देने वाली है। अल्पसंख्यक क्या है? तो वह समूह जिनकी अपनी एक भाषा, अपना एक धर्म होता है, जो देश के किसी भाग में या पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर काफी कम होते हैं। ये अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने और उनका विकास करने का इन्हें अधिकार है। भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। सिंपल सी बात है। जो भी मैंने आपको ये आपको जो टर्म था ये बताया था, ए, बी और सी वाला, ठीक यही है, सिंपल सा है। ठीक है, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, आई होप समझ गए। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा सबसे आखिरी और अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम में 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, सिंपल सा। अगर थोड़ा घुमा के पूछेगा तो इस तरीके से, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा, इसकी संज्ञा दी है। देखो कितना घुमा के पूछा गया है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, तो इनके द्वारा ऐसा कौन सा अधिकार है, कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे संविधान का हृदय भी और संविधान की आत्मा दोनों की संज्ञा इन्होंने दी है? तो वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बेसिकली ये है क्या?
तो संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक चारे के अधिकार को संविधान के तहत आत्मा की संज्ञा दी है। इसके तहत नागरिक जो है वो अपने अधिकारों के उल्लंघन करने पर यदि सरकार के द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन होता है, तो वो चाहे तो सीधा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाके उसके खिलाफ अर्जी दाखिल करवा सकता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो इस संबंध में जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, विशेष प्रकार के आदेश जारी करती है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा और तरीके से पूछा जाएगा कि मौलिक, देखो क्या पूछेगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसका संरक्षण मौलिक अधिकार का एक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार का संरक्षण है मौलिक अधिकार का एक अधिकार है। इसका वर्णन कीजिए तो सिंपल सा आ जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत न्यायपालिका कई तरह के आदेश या रिट जारी करती है। कौन कौन से? बेसिकली टोटल जो वो 5 तरीके के रिट जारी करती है। सबसे पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि आरोपी को बंदी बना दिया जाता है। तो क्या है, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। अर्थात इससे क्या होता है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 24 घंटे के अंदर यदि उसको कोई पुलिस जो है वो न्यायालय के सामने समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है, तो ऐसे में ये रिट जारी किया जाता है और उससे कहती है कि आप इस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो, और आपने 24 घंटे के अंदर पेश क्यों नहीं किया इसका कारण भी दो। और न्यायपालिका ये तय करती है कि गिरफ्तारी का कारण यदि सही है तो उसे अपराधी घोषित करेगी, यदि नहीं है तो उसे छोड़ने का आदेश दे देगी। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आ जाता है परमादेश। ये आदेश तब जारी किया जाता है बेसिकली जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आईपीएस है, आईएएस है, ऐसे जो भी सार्वजनिक पदाधिकारी होते हैं, ये अधिकारी यदि उसके जो कानूनी अधिकार हैं और जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं एवं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हानि पहुंच रही है, तो ऐसे में ये उसके खिलाफ जारी करके उनसे पूछा जाता है, उनसे सवाल जवाब किया जाता है। ठीक है, उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है। तीसरा है निषेधाज्ञा। अब निषेधाज्ञा का मतलब ही समझ में होगे कि आज्ञा का पालन ना करना। तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं एक है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक है हमारी हाई कोर्ट, एक है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ऐसे में कोई निचली अदालत, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस हाई कोर्ट के फैसले को अपने अंडर में लेके कार्य कर रही है, उसके मुकदमे की सुनवाई कर रही है। तो ऐसे में ये जो हाई कोर्ट है वो निषेधाज्ञा जारी करेगी किसके खिलाफ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ, कि भाई आप अपने अधिकार क्षेत्रों के बाहर आके कार्य कर रहे हो, तो इस मुकदमे को आप हमारे पास भेज दो। ठीक है, अगर इसी तरीके से हाई कोर्ट अपने अंडर में जो कानून आते हैं उसके अलावा उस क्षेत्र का कोई सेंट्रल की अगर हम बात कर लें, जो भी केंद्रीय स्तर के मुकदमे होते हैं, यदि उसका सुनवाई हाई कोर्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई आप ये ऐसा नहीं कर सकते, इस मुकदमे को हमारे पास भेजो। तो ये होती है निषेधाज्ञा। ठीक है, अब इसमें एक और अगला आ जाएगा जो कि है अधिकार परीक्षा। ये चौथा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अधिकार परीक्षा, सिंपल सी बात है कि पूछा जाना। क्या पूछा जाना? कि यदि कोई भी पद का अधिकारी किसी ऐसे पद पे नियुक्त किया जा चुका है या फिर भ्रष्ट तरीके से नियुक्त हो गया है जिससे उस पद पर होना नहीं चाहिए था, वो उस पद के योग्य नहीं है या फिर भ्रष्टाचार तरीके से उस पद पे पहुंच गया है, तो ऐसे में इसके द्वारा उसके पूछा जाता है कि आपकी प्रक्रिया कैसी थी, उसके एग्जाम पेपर्स को चेक किया जाता है, इंटरव्यू की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो देखी जाती है, यानी कि हर एक पहलू को समझा जाता है कि क्या ये इसके योग्य है या नहीं है। ठीक है, अगर योग्य होगा तो बना देंगे, नहीं होगा तो पद से हटा देंगे। पांचवा है उत्प्रेक्षण रिट। ये तब होता है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी, अर्थात मान लेते कोई निचली अदालत है, हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई सरकारी अधिकारी है, वो बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, उसका अधिकार ही नहीं है ये कार्य करने का, तो उसके समक्ष विकगाधीन मामले को उसको, एक सेकेंड देखो ये बेसिकली क्या है, विचाराधीन है। क्या है? विचारा, एक सेकेंड पूरा लिख भाई, विचाराधीन अर्थात
जो उसके फैसले के, उसके न्याय के, उसके अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता ही नहीं है, उसके तहत ये कार्य करे। तो ऐसे में वो क्या करती है कि उत्प्रेक्षण रिट के द्वारा कहती है कि आप इस कानून को नहीं कर सकते हो, इस नियम को नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, इसको हमारे पास भेज दो। ठीक है, तो ये होता है उत्प्रेक्षण रिट। समझ गए? पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जो कि किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये प्रस्तुत ये कहती है कि न्यायपालिका कहती है कि 24 घंटे के अंदर आपने क्यों पेश नहीं किया, इसका कारण भी बताओ, और मैं डिसाइड करती हूँ कि ये आखिर आरोपी होगा या नहीं होगा। परमादेश तब जारी किया जाता है कि कोई न्यायालय या कोई पदाधिकारी वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो, जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, उसके खिलाफ निषेधाज्ञा। जब कोई निचली अदालत अपने कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य करे। अधिकार परीक्षा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार तरीके से उस पे किसी पद पे नियुक्त हो गया है तो उसकी जांच देख करना। और प्रेक्षण रेट, सिंपल सी बात है, कोई निचला अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी अपने कानूनी क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है तो ये जो न्यायालय है वो अपने पास उस अधिकारी को मंगवा लेती है। अब इन संबंध में कुछ चीजें और हैं कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना की गई। ये सभी क्या करती हैं, अल्पसंख्यक, महिलाओं, दलित, इन सभी के अधिकारों को यहाँ पे इनकी रक्षा करती हैं। साथ ही साथ मौलिक अधिकार, अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो एक जो हमारा बड़ा क्वेश्चन था, कौन सा, संवैधानिक उपचारों का वर्णन कीजिए, या फिर संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस, यानी कि संवैधानिक उपचारों को अधिकार की संज्ञा दी है, संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, तो इसे हमें वर्णन करना था। आई होप आप यहाँ पे समझ गए। तो इस तरीके से हमारा ये जो वीडियो है, इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ पे हमने कंप्लीटली समझ लिए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो एट टाइम आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेरी को आंसर हमसे पूछ सकते हो। जैसे टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। चैप्टर नंबर जो हमारा 3 रहेगा, चुनाव तथा प्रतिनिधित्व, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।